अरे रचना, हम सब कह रहे हैं मान जा चुपचाप, ज्यादा दिमाग मत चला। तेरे पति को तो दुनियादारी की समझ है नहीं, कम से कम तू तो अकल से काम ले। कागज सामने पड़ा है, अंगूठा लगा और फुर्सत कर। सुमित्रा देवी की कड़क और रोबीली आवाज पूरे पुराने आंगन में गूंज रही थी। सामने लकड़ी की टेबल पर घर और खेतों के बंटवारे के कागज फैले पड़े थे। रचना देवी की आंखें आंसुओं से भरी थी। उन्होंने पास में चुपचाप खड़े अपने पति दिनेश जी की तरफ देखा, जो सिर झुकाए हाथ बांधे खड़े थे। पर जीजी, ये तो हमारे हिस्से की जगह भी आप अपने नाम करवा रही हैं, और खेत का वो हिस्सा तो अम्मा जी ने हमें देने को कहा था ना, वो भी आप ले रही हो, और बंजर जमीन हमें दे रही हो। तो क्या हुआ, हमारे बेटे बड़े हैं, उनकी जरूरतें ज्यादा है, शहर में कारोबार खोलना है उन्हें, और वैसे भी अम्मा जी की सेवा मैंने की है, तूने नहीं। और मरते मरते मेरे कान में यही कहा था कि बड़े बेटे को ज्यादा मिलना चाहिए। क्यों मंजू, गलत कह रही हूँ क्या मैं? हाँ भाभी, सुमित्रा जीजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अम्मा जी हमेशा कहती थी सुमित्रा जीजी ने बहुत सेवा की है, उनका हिस्सा तो ज्यादा ही बनता है। दिनेश भैया को तो वैसे भी धन दौलत से कोई मुंह है नहीं, 2 कमरों में गुजारा कर लो, क्या आफत आ जाएगी। तो भाई तेज बोल बोल कर डरा कर रचना देवी और दिनेश जी के हिस्से का अच्छा सामान, मेन सड़क वाला मकान और उपजाऊ जमीन जेठानी और देवरानी ने मिलकर हड़प ली। रचना देवी का गला घुट रहा था, पर संस्कार और संकोच के कारण वे एक शब्द ना बोल सकी। जब बंटवारा खत्म हुआ और सब अपने अपने कमरों में चले गए, तब रचना देवी कमरे में जाकर जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। देखा आपने, अपनी आंखों से देखा ना, आज की दुनिया ही ऐसी है। जो लड़ता है, जो चिल्लाता है, जो दूसरे की छाती पर चढ़कर झगड़ता है, उसी की सुनी जाती है। हमने शरीफ बनकर प्यार से अपना हक मांगा तो इन लोगों ने बेईमानी कर ली। आप क्यों नहीं बोले कुछ? नहीं बोला क्योंकि भाई साहब की बात थी। पर कोई बात नहीं रचना, सब्र करना चाहिए। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है। इतने साल से सब्र ही तो कर रही हूँ, थक गई हूँ सब्र करते करते। मायके गई तो भाभी ने मेरा फायदा उठाया, अपने बेटे की पढ़ाई के नाम पर सालों मेरे पास छोड़ दिया। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और देखो जब मेरा मन था कि वो कुछ दिन और रुके तो भाभी ने ये कह के बुला लिया कि मेरा बेटा है, मैं तो बुलाऊंगी ही दीदी। जरा सा तरस नहीं खाया मेरे दिल पर। शांत हो जाओ रचना, जो बीत गया उसे याद करने से क्या फायदा, दुनिया ऐसी है। ऐसा कैसे शांत हो जाओ? आपके दोस्तों ने जाने कितने 1000 रुपए उधार लिए और आज तक हमें वापस नहीं किए। आप भी चुप रहे, मैं भी चुप रही, सबने हमें बेवकूफ समझा। तुम अच्छी और सच्ची हो रचना, और जो गलत करता है वो एक दिन खुद भुगतता है, ये लोग भी भुगतेंगे। रचना देवी की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वे काफी देर तक तकिए में मुंह छिपाकर सिसकती रही, रोते रोते ही सो गई। समय पंख लगाकर उड़ता रहा, साल बीतते गए, पर रचना देवी की किस्मत देखी, उनके घर बेटी नहीं बल्कि एक के बाद एक 2 बेटे पैदा हुए। बड़ा बेटा शुभम और छोटा बेटा विकास। और बेटी न होने का मलाल रचना जी के दिल में हमेशा दबा रहा, क्योंकि वो अपनी बेटी को मुंह पर बोल देने का गुण सिखाना चाहती थी। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन, क्यों भाग्यवान, तुम तो कह रही थी मेरी बेटी होगी तो मैं उसे अपने जैसा नहीं बनाऊंगी, बहुत ही तेज तर्रार बनाऊंगी, शेरनी बनाऊंगी। अब क्या करोगी? अब तो तुम्हारे 2-2 लल्लू बेटे हो गए, अब किसे बनाओगी लड़ाकू? हटो जी, आप तो बस मेरा मजाक उड़ाने का मौका ढूंढते रहते हो। कोई बात नहीं, मेरे बेटे हुए तो क्या हुआ, बहू तो आएगी ना मेरे घर, वो भी तो मेरी बेटी जैसी ही होगी। ऐसी बहू ढूंढ के लाऊंगी जो सबका मुंह एक झटके में बंद कर देगी, किसी की भी कोई बदतमीजी वाली बात नहीं सुनेगी। और ना ही ये जो आपकी सुमित्रा भाभी है ना, जिन्होंने मेरा हिस्सा छीना था, उनकी कोई बात सुनेगी। मैं भूली नहीं हूं कुछ भी, बस इज्जत के मारे चुप रह गई थी। जो आज मेरे ही हिस्से वाले आलीशान कमरे में रह रही है, मेरी बहू आएगी तो उन्हें भी कायदे से मजा चखाएगी। तू ना बहुत अच्छी और सच्ची है रचना। ठीक है, तू ढूंढ कर लिया ऐसी खूंखार बहू, मैं भी देखूंगा। बड़ा बेटा शुभम जब 25 साल का हुआ और बैंक में अच्छी नौकरी करने लगा, तो रचना देवी ने उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। वे जिस भी रिश्तेदार से मिलती बस यही कहती, मुझे सुंदर सुशील नहीं बल्कि मन की साफ पर तेज तर्रार लड़की चाहिए। एक दिन उनके मायके से उनकी कुसुमा चाची का फोन आया। अरे रचना, राम राम रचो, कैसी है तू? राम राम चाची, बस बढ़िया हूँ, आप बताओ, शुभम के लिए कोई अच्छी लड़की नजर में आई क्या? अरे बेटा, इसीलिए तो फोन किया है, लड़की मेरी बिल्कुल जानी पहचानी है,
लड़की बिल्कुल खरा सोना है, हीरा। लड़की का नाम पूजा है, इतनी अच्छी है कि रोज उसकी पूजा कर लो। बस वही है कि उसको गलत बात जरा भी बर्दाश्त नहीं है, किसी की फालतू बात सुनती ही नहीं। बाकी दिल की बहुत साफ है, घर में सेवा पानी सब कुछ दिल खोलकर करेगी। ये भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे ऐसी ही तो बहू चाहिए थी जो किसी से ना डरे, जो बोले मुंह पर बोले। अच्छा चाची, कोई नहीं जी, ठीक है। अब आप कह रही हो, आप रिश्तेदार हो और चाची हो तो ठीक ही है। एक बार बात आगे बढ़ाते तो भाई फिर क्या था, शुभम और पूजा की बात पक्की हो गई और देखते ही देखते चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। लाल जोड़े में सजी धजी पूजा बहू बनकर रचना देवी के घर आ गई। शादी के अगले ही दिन घर में मुंह दिखाई की रस्म रखी गई। मोहल्ले भर की औरतें और रिश्तेदार जमा थे। रचना देवी की सगी ननद ललिता बुआ अपने मिजाज के मुताबिक कड़वी जुबान लेकर सबसे आगे बैठी थी। प्लेट में काजू कतली चबाते हुए ललिता बुआ ने सब औरतों के सामने रचना देवी पर ताना मारना शुरू कर दिया। क्या रचना भाभी, आप तो कम से कम यहाँ कंजूसी ना करती। बड़ा बेटा ब्याह है और खाना, राम राम राम, खाने में मात्र 10 तरह की सब्जियां और पूरी पुलाव। भला ऐसी भी कोई शादी होती है क्या? जिंदगी भर मेरे भैया ने इतना कमाया और आपने खाने में ही कटौती कर दी। और तो और मेरे पतिदेव को लिफाफे में कह रहे थे मात्र 500 रुपए दिए। अरे घर के दामाद थे, कम से कम 5000 एक तो देने चाहिए थे। कितनी जगह हसाई करवा दी आपने। अरे जीजी माफ करिए, असल में गर्मी बहुत थी और वो। अरे बुआ जी, आप एक बात बताओ, इस तपती गर्मी में इतने सारे तेल मसाले और 100 तरह के डिशेस खाकर क्या आपको सीधा अस्पताल में भर्ती होना था? और वैसे भी सारे पैसे क्या खाने पीने पर ही थोड़ी ना उड़ा देंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब औरतें एक दूसरे का मुंह ताकने लगी, क्योंकि किसी को उम्मीद ना थी कि नई नवेली दुल्हन ऐसे बोल देगी। और बुआ जी, मैंने तो अपने मायके में ये भी सुना है कि आपने जब अपने बेटे की शादी करी थी तो शादी सीधे मंदिर में ही निपटा दी थी। हाँ, आपने इतनी कंजूसी क्यों करी थी, पहले ये बताइए। और रही बात 500 के लिफाफे की, तो फिर आपको लिफाफे के पैसों से मतलब है या मान सम्मान से? सम्मान तो 10 रुपए के लिफाफे में भी पूरा होता है, अगर नीयत साफ हो तो। पूजा के ये तीखे शब्द सुनकर बुआ जी का चेहरा फक पड़ गया। उनकी बोलती पूरी तरह बंद हो गई। तभी मौके पर चौका मारते हुए रचना जी की जेठानी सुमित्रा जी, जो पास ही बैठी थी, ताना मारते हुए बोली, अरे राम राम रचना, तेरी तो जिंदगी भर जुबान ना चली, पर तेरी बहू की तो 7 गज की जुबान है। बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है इसे। हाँ ताई जी, पर आपकी बहू से तो कम ही है। और इसके अलावा मेरी जुबान कैंची भी है, जो ज्यादा बेफालतू बोलता है ना, उसकी जुबान काटना भी अच्छे से जानती हूँ मैं। सुमित्रा जेठानी ने जब पूजा की आंखों में वो आग देखी तो वो बिना एक शब्द बोले अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए उल्टे पांव वहां से खिसक गई। सब औरतें हैरान थी, रचना देवी मन ही मन खुश हो रही थी। ये हुई ना बात, कर दी सबकी बोलती बंद। सारी उम्र बीत गई मेरी इनके ताने सुनते, अब हिम्मत ना होगी किसी की। शुरुआत के कुछ महीनों तक रचना देवी अपनी बहू के इस रूप से बहुत खुश रही, लेकिन धीरे धीरे पूजा का ये कड़क स्वभाव घर के अंदर भी महसूस होने लगा। एक दिन किचन में पूजा से पनीर की सब्जी में नमक थोड़ा तेज हो गया। पूजा बेटा, तू थोड़ा ढंग से काम कर लिया कर, आज पनीर में नमक ज्यादा हो गया था, तेरे पापा जी से खाया ही नहीं जा रहा। मम्मी जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। आपको बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, आपको खाने में जरा सा भी ऊपर नीचे बर्दाश्त नहीं होता, तो आप एक काम करो ना, आप घर में कोई कुक लगवा लो। कुक ज्यादा अच्छा खाना बनाएगा, रोज रोज की टोका टोकी तो खत्म होगी। रचना देवी उसका ये जवाब सुनकर एकदम सन्न रह गई और चुपचाप किचन से बाहर निकल गई। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी तेज है पर दिल की तो बुरी नहीं है। पड़ोस में भी कोई रचना जी को कुछ कहता तो पूजा तुरंत खिड़की से मुंह निकालकर ऐसा जवाब देती कि सामने वाला रास्ता बदल लेता। कुछ दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार आया। रचना देवी सुबह से थाली सजाकर अपनी ननद ललिता बुआ का इंतजार कर रही थी। दोपहर ढल गई पर बुआ नहीं आई। रचना जी ने घबराकर फोन मिलाया। क्यों फोन किया है? अपनी नई नवेली बहू से तूने मेरी इतनी बेइज्जती कराई थी, वो क्या कम थी जब रक्षाबंधन पर मैं अपनी और बेइज्जती करवाने तेरे घर आऊं? नहीं जीजी, ऐसे कोई बात नहीं थी, वो तो बच्चे हैं, ऐसे मुंह से निकल गया। खूब अच्छे से समझती हूँ मैं कैसे निकल गया, पर सुन ले रचना, हम लोग गरीब भले हैं पर गलीच नहीं है, हमारी भी कोई इज्जत है समाज में। मैं अपनी बेइज्जती करवाने दोबारा तेरे घर नहीं आऊंगी। इतना बोलकर ललिता बुआ ने खट से फोन काट दिया। रचना देवी का दिल बैठ गया। ननद से उनका सालों पुराना रिश्ता टूट गया। उनका मन अब परेशान था, इसलिए कुछ दिनों बाद घर में सुख शांति के लिए रचना जी ने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी। पूरे मोहल्ले की औरतों को बुलाया, पर उनकी देवरानी और जिठानी नहीं आई।
रचना जी ने अपनी पुरानी पड़ोसन कविता जी को कोने में ले जाकर पूछा, कविता जी क्या बात है, मेरी जेठानी और देवरानी पूजा में नहीं आई, सब ठीक तो है ना? अरे रचना भाभी, आपकी बहू ने मुंह दिखाए वाले दिन जो उनको झाड़ा था ना, उससे वे आज तक रूठी बैठी है। कह रही थी बहू होकर बड़ों को जवाब देती है, इसलिए नहीं आई। पीछे बैठी अन्य औरतें भी आपस में कानाफूसी करने लगी। देखो जी, इनके घर में कैसी पूजा हो रही है, अपने ही घर परिवार के लोग नहीं आए, बस हम बाहरी लोग बैठे। ये सुनकर रचना देवी का मन दुखी हो गया। वे उदास होकर एक कोने में बैठ गई। कथा खत्म होने के बाद दिनेश जी उनके पास आए। क्या बात है भाग्यवान, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम दुखी दिखाई दे रही हो, कोई बात है क्या? बात तो कोई नहीं है। तो तबीयत तो ठीक है? हाँ, तबीयत भी ठीक है, पर देखो ना, जीजी ने भी रिश्ता तोड़ दिया। और राखी पर घर नहीं आई, ना फोन करती है ना फोन उठाती है। और यहाँ मेरी देवरानी, जेठानी, आपकी भाभी भी मुझसे नाराज बैठी है। सारे रिश्ते ऐसा लग रहा है कि एक एक करके खत्म हो रहे हैं। अरे तुम भी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो। उन्होंने भी तो जीवन भर तुम्हारे साथ कितना बुरा किया था। पूजा बहू ने उनका मुंह बंद कर दिया तो अच्छा ही हुआ ना। अब कम से कम ये लोग तुम्हें परेशान तो नहीं करेंगे। हाँ जी, सही कह रहे हो आप। इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया था कभी, पर फिर भी रिश्ते तो रिश्ते होते हैं ना। वही बात ना, जब उन्होंने तुम्हें कभी खुशी नहीं दी तो तुम उनके बारे में इतना क्यों सोच रही हो? छोड़ो ये सब। रचना देवी चुपचाप वहां से उठकर चली गई, पर उनके मन में ये बात बैठ गई कि उनका परिवार अलग थलग पड़ता जा रहा है। इधर पूजा का मिजाज और कड़क होता गया। एक दिन सुबह शुभम दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था। पूजा, क्या करती रहती हो यार, अभी तक तुमने मेरा टिफिन तक नहीं लगाया, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। शुभम, अब शादी करके अपनी लाइफ पार्टनर बनाकर लाए हो, ये कोई नौकरानी लेकर आए हो? जब देखो तो पूजा ये नहीं हुआ, पूजा वो नहीं हुआ। अरे खुद भी तो कुछ काम कर सकते हो। ये सुनकर शुभम का चेहरा उतर गया। पूरे परिवार के सामने उसे बहुत बेइज्जती महसूस हुई। वो बिना टिफिन लिए दफ्तर चला गया। पूजा अपने देवर विकास को भी छोटी छोटी बातों पर तुरंत सुना देती थी। कुछ महीनों बाद छोटे बेटे विकास की शादी पक्की हुई और घर में छोटी बहू आरती का आगमन हुआ। आरती का स्वभाव पूजा से बिल्कुल अलग था। एक दिन, आरती बेटा, ये ले, तेरे लिए सोने की चूड़ियां और कुछ गहने लाई हूँ, ये पहन कर देख, तुझ पर बहुत अच्छे लगेंगे। अरे मम्मी जी, इस सब की क्या जरूरत थी, आप बेकार में ही इतना खर्चा करती है। पर चलिए, आपका प्यार और आशीर्वाद समझकर रख लेती हूँ। पूजा ने देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसी शाम, अरे आरती, ये देखो, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सच? क्या सरप्राइज है? चलो जल्दी से पैकिंग कर लो, आज हम दोनों शिमला घूमने चल रहे हैं, वहां खूब शॉपिंग भी करेंगे। वाह जी, आप तो दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। शुभम, मुझसे अब ये सब और नहीं देखा जाता। घर का सारा भारी काम मैं दिन रात घिस घिस कर करूं और फल किसी और को मिले। माँ जी का सारा प्यार और गहने आरती के लिए, और मेरे लिए सिर्फ काम। मेरा मन अंदर ही अंदर घुट रहा है। क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? पूजा, तुम बात बात पर मम्मी को और सबको तुरंत तीखा जवाब दे देती हो। शायद इसी वजह से वे तुमसे थोड़ा कतराती है और आरती से हंसकर बात करती है। जवाब देती हूँ क्योंकि मुझे कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं है। पर जितना मैं मम्मी जी से दिल से प्यार करती हूँ ना, उतना ये आरती कभी नहीं कर सकती। आपको पता भी है, अपने मायके वालों से छुप छुप के आरती फोन पर घंटे घंटे मम्मी जी की बुराई करती है। बस ये मुंह पर शहद घुले रहती है, सामने से कुछ नहीं बोलती। अब इसमें मैं क्या ही बोलूं पूजा, ये तुम औरतों का आपस का मैटर है, तुम लोग ही जानो, मैं बीच में नहीं पड़ने वाला। घर में हर बीतते दिन के साथ आरती को ज्यादा तवज्जो मिलने लगी और पूजा खुद को अकेला महसूस करने लगी। एक दोपहर जब सब अपने अपने कमरे में सो रहे थे, पूजा आंगन के एक कोने में बनी सीढ़ियों पर बैठकर चुपचाप रो रही थी। तभी रचना देवी पानी पीने के लिए बाहर निकली। उन्होंने पूजा को रोते देख लिया। रचना देवी का दिल पिघल गया। वे धीरे धीरे चलकर पूजा के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। पूजा, क्या हुआ बेटा, तू यहाँ अकेले बैठकर रो क्यों रही है? मम्मी जी, आप ये बताओ, मैंने आपसे प्यार कब नहीं किया? सालों से मैं आपके साथ इस घर में हूँ। आपको कोई कुछ भी जरा सा कहता था, मैं उसको तुरंत जवाब दे देती थी। मैं आपसे इतना प्यार करती थी कि मुझे आपकी जरा सी भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती थी। मेरे मायके से ऐसा कोई गिफ्ट या मिठाई नहीं आई होगी जो सबसे पहले मैंने आपके पास में ना रखी हो। ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो मैं आपके लिए लाई नहीं होंगी। फिर भी आज आप आरती से इतना प्यार करती हो, आप उसको सब कुछ देती हो और मुझसे कतराती हो। क्या मेरी कोई कीमत नहीं है आपके दिल में? पूजा बेटा, मैं तेरे मन की सारी बात समझती हूँ और तेरा साफ दिल भी समझती हूँ। मुझे पता है तू अंदर से बहुत अच्छी है, लेकिन अक्सर जीवन में तूने कभी नोटिस किया,
तेरे उन तीखे जवाबों से बुआ जी नाराज होकर चली गई, तेरी दोनों सासें नाराज हो गई, वे अब हमारे घर झांकती तक नहीं। और तू भी ना कभी कभी मुझे और शुभम को भी वैसा ही तीखा जवाब दे देती है कि हमारा दिल अंदर तक हर्ट हो जाता है। बेटा, जिंदगी बहुत बड़ी होती है। मैं तो आज हूं, कुछ साल बाद नहीं होंगी, पर रिश्तों को लंबे समय तक चलाए रखने के लिए अक्सर सही होकर भी चुप रह जाना अच्छा होता है। आज मुझे उम्र के इस पड़ाव पर समझ में आता है कि जब मैं जवान थी, मैं चुप रहती थी, सह लेती थी। मैं बहुत बार अकेले में टेंशन लेती थी कि मैंने उन्हें पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया, अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ी। पर कहीं ना कहीं मेरे उस चुप रहने की वजह से मैंने अपना कोई रिश्ता नहीं खोया। सब सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहते थे। पर मम्मी जी, गलत बात का विरोध करना क्या गलत है? नहीं बेटा, पर विरोध करने का तरीका कड़वा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे थोड़ा सा ना बोलने से, थोड़ा सा झुक जाने से पूरा परिवार और सारे रिश्ते साथ रहते ना बेटा, तो फिर ना बोलना ही अच्छा है। और सच कहूं तो गलती शायद इसमें तेरी भी नहीं है। मैं शुरुआत से ही भगवान से ऐसी ही तेज तर्रार बहू चाहती थी जो सबकी बोलती बंद कर दे। पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि ये चीज ठीक नहीं है। घर चलाने के लिए कैंची के नहीं, सुई धागे की जरूरत होती है। एक बार तो खुद को थोड़ा सा बदल के देख, अपनी कड़वाहट छोड़कर प्यार से बात करके देख, और फिर से सबकी सबसे प्यारी बहू बन जाएगी तू, क्योंकि मैं जानती हूँ तेरे दिल की बहुत अच्छी है। रचना देवी की बातें पूजा के दिल में उतर गई। उसे एहसास हुआ कि सचमुच स्वाभिमान की रक्षा करने और हर बात पर बुरा बोलने में बहुत बड़ा अंतर होता है। पूजा की आंखों से पछतावे के आंसू बह निकले। उसने तुरंत आगे बढ़कर अपनी सास रचना देवी के गले से खुद को लगा लिया। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं समझ गई। अब से मैं कभी आपको या किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कभी कभी जीवन में हर बहस को जीतना जरूरी नहीं होता। रिश्तों की डोर को बनाए रखने के लिए, परिवार की खुशियों को समेट कर रखने के लिए सही होकर भी थोड़ा झुक जाना और सही वक्त पर चुप रह जाना ही इंसान की सबसे बड़ी समझदारी और जीत होती है। रिया के घर के लिविंग रूम में दोपहर में साक्षी, नेहा और रिया सोफे पर बैठी है। टेबल पर चाय और समोसे रखे हैं। तीनों शादीशुदा सहेलियां थकी हुई और परेशान दिख रही हैं, जबकि प्रीति आराम से उनकी बातें सुन रही है। यार प्रीति, तू सच में बहुत किस्मत वाली है। अभी तक कुंवारी है और अपने बाप के घर में राज कर रही है। मेरी सास ने तो सुबह 5 बजे का अलार्म लगा रखा है मेरे सिर पे। जरा सा देर हुई नहीं कि कमरे के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। बहन, तेरे यहाँ तो सिर्फ खड़ी होती है, मेरी सास तो साक्षात सीआईडी है। कल मैं अलमारी साफ कर रही थी, पीछे आकर खड़ी हो गई और ताना मारते हुए बोली, इतने नए सूट जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी ना, तो 2 साड़ियों में पूरा साल काट दिया था। मतलब बंदा अपने पैसों से कपड़े भी ना खरीदे। और नहीं तो क्या, जिस ससुराल में सास होती है ना, वहां बहुएं हमेशा चिड़ी हुई ही घूमती हैं। चैन से सांस लेना भी दूभर कर देती हैं। हर बात में मीन मेख निकालना ही उनका धर्म होता है। बाप रे, तुम लोग तो ऐसे बता रही हो जैसे सास को इंसान नहीं बल्कि हिटलर की सगी बहन हो। क्या सच में औरतें सास बनने के बाद इतनी जालिम हो जाती हैं? जालिम बहन, ये शब्द तो बहुत छोटा है। हमारी हालत देख ले। हिटलर है भाई, हिटलर। देख प्रीति, अब इसे कमर कस ले तू भी। भाई, तुम लोगों की राम कहानी सुनकर तो मेरी रूह कांप गई है। मैं तो भगवान से रोज हाथ जोड़कर यही मनाऊंगी कि मुझे इस सास नाम की मुसीबत से दूर ही रखें। प्रीति अपनी सहेलियों से बातें करके घर आती है तभी, अरे प्रीति बेटा, आ गई तू। जरा ताई जी के यहाँ से डोसे बनाने का तवा तो ले आ, हमारा वाला मौसी लेकर गई है। अरे यार माँ, आपका तो हर बार का है, अपने घर का सामान बांट देती हो और फिर दूसरों का मांगती रहती हो। अरे बेटा, ताई जी का ही तो घर है, जा चली जा। ठीक है, जा रही हूँ। प्रीति अपनी ताई जी के घर जाती है, लेकिन घर पर ताई जी है ही नहीं। सिर्फ उनकी नई नवेली बहू रागिनी रसोई में काम कर रही है। प्रीति उनसे बात करने पहुंचती है। अरे रागिनी भाभी, नमस्ते। और बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? एकदम मजे में हो ना? ताई जी नहीं दिख रही है? अरे प्रीति दीदी, आओ बैठो। तुम्हारी ताई जी तो पड़ोस में किसी की सगाई में है। बताओ कैसे आना हुआ? अरे वो भाभी, मम्मी ने जरा डोसा बनाने का तवा मंगाया है, दे दो। हाँ हाँ जरूर, आप बैठो, मैं लाती हूँ। और बताओ क्या लोगी, चाय या कॉफी? नहीं नहीं भाभी, कुछ नहीं चाहिए। बस अभी अभी फ्रेंड्स के साथ घूम कर आई हूँ, तो खा पी कर ही आई थी। अच्छा, तब तो बहुत मजा आया होगा ना? आपकी मौज है, शादी से पहले जितना मजा चाहे उतना कर लो। अरे शादी से पहले क्यों, शादी के बाद भी तो कर सकते हैं ना? अरे ना बहन ना, दिन में खियाली पुलाव मत पकाओ। और मजे की बात तो मत ही पूछो बहन, सास के होते ससुराल में कुछ नहीं कर सकते। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो आप? क्या ताई जी आपको आपके मन का नहीं करने देती?
अरे माँ का तो छोड़ो बहन, जब वो घर में रहती है मेरा तो दम ही निकला रहता है। क्यों भाभी, ताई जी तो बचपन में हम सबको कितना प्यार करती थी, वो वाला क्या कहती है? अरे वो बचपन का प्यार सिर्फ भतीजों के लिए होता है, बहुओं के लिए तो वो सिर्फ सास है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक घर में इतना बढ़िया काम करो, फिर भी कोई ना कोई कमी निकाल ही देंगी। पति पत्नी में जरा सी बात हो जाए तो घी डालने आ जाती हैं कि मेरी परवरिश में ही कमी रह गई होगी। सच कहूं तो औरतें सास बनते ही जालिम हो जाती हैं। हे भगवान! इसका मतलब मेरी सहेलियां सच कह रही थी, मेरी खुद की ताई भी ऐसी ही है। अब तो मेरा फैसला पक्का है भाभी, मैं ऐसे घर में कदम भी नहीं रखूंगी जहाँ सास नाम का प्राणी मौजूद हो। प्रीति अपनी ताई जी के घर से लौट आती है। रात का वक्त है। डिनर के बाद प्रीति अपने मम्मी पापा के साथ सोफे पर बैठकर कुछ लड़कों का बायोडेटा देख रहे हैं। प्रीति का भाई भी पास में बैठा है। प्रीति वहां पानी का जग लेकर आती है। कविता, ये देखो, ये लड़का बहुत अच्छा है, सरकारी नौकरी है, खानदान भी बड़ा है और अपनी प्रीति के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। हाँ जी, लड़का तो बड़ा अच्छा है। चलो कल ही इनसे बात आगे बढ़ाते हैं। प्रीति अब 25 की हो गई है, सही समय पर हाथ पीले हो जाए तो अच्छा है। मम्मी पापा रुकिए, मैं आप लोगों की मर्जी से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी शर्त है। अगर वो पूरी होगी तभी मैं मंडप में बैठूंगी। शर्त? ये शादी हो रही है या कोई व्यापार जो तू शर्त रख रही है? खैर, बता क्या शर्त है तेरी? कोई कीमत, गहना, गाड़ी, क्या चाहिए? नहीं पापा, मुझे कोई गाड़ी बंगला नहीं चाहिए। मुझे बस ऐसा ससुराल चाहिए जो बिना सास वाला हो, यानी मेरे ससुराल में सास होनी ही नहीं चाहिए। अरे ओ महारानी, ये क्या बकवास कर रही है? बिना सास का ससुराल कहाँ से आएगा? लड़का आसमान से टपकेगा क्या? ससुराल तो सास ससुर से ही पूरा होता है ना। मुझे नहीं पता मम्मी, अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी खुशी रहे तो और शादी करे तो बिना सास का घर ढूंढो, वरना मैं इस घर से डोली में नहीं बैठने वाली, साफ बात है। अच्छा तो जरा ये बता कि तेरे भाई के लिए जो लड़की आएगी, अगर वो ऐसी डिमांड करे तो? मुझे कुछ नहीं पता, या तो बिना सास का ससुराल वरना झेलो मुझे पूरी लाइफ। कुछ हफ्तों बाद महेंद्र और कविता परेशान बैठे हैं। पिछले कई दिनों में उन्होंने जितने भी लड़के देखे, प्रीति ने सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिए क्योंकि उन सब के घरों में सास मौजूद थी। तभी महेंद्र के हाथ में एक नया बायोडेटा आता है। कविता, सुनो, भगवान ने हमारी सुन ली। एक ऐसा लड़का मिला है जिसकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। घर में सिर्फ लड़का है और उसके पिता हैं, यानी सास का कोई झंझट ही नहीं है। अरे सच में? लड़के का नाम क्या है और करता क्या है? लड़के का नाम है प्रेम, उम्र 25 साल है और अच्छी कंपनी में मैनेजर है। उसके पिता का नाम राजेश जी है। घर में एक छोटी बहन माही और छोटा भाई विनोद भी है। क्या सच में पापा, उस घर में कोई सास नहीं है? ओहो, थैंक यू भगवान जी, बिना सास का ससुराल मिल गया। तो भाई फाइनली प्रीति की शादी बिना सास वाले ससुराल में हो रही है। रात के 3 बजे फेरों से ठीक पहले प्रीति दुल्हन के भारी जोड़े में सजी बैठी है। उसकी सहेली रिया उससे मिलने कमरे में आती है। मान गई प्रीति तुझे, तूने तो सच में मौके पर चौका मार दिया। तू हमेशा कहती थी बिना सास के ससुराल में शादी करेगी, तूने वाकई कर दिखा दिया। और क्या बहन, मैंने तो मम्मी पापा को साफ अल्टीमेटम दे दिया था, शादी करूंगी तो महारानी की तरह रहूंगी, किसी बुढ़िया के ताने सुनने के लिए नहीं जा रही मैं। अब तो मेरी ऐश ही ऐश है। प्रीति अपनी सहेलियों के सामने खुश हो रही होती है। कुछ ही देर में उसकी शादी प्रेम से हो जाती है और वो विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। शादी की थकान की वजह से प्रीति सुबह 7 बजे तक सो रही है। अचानक कमरे के बाहर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। प्रीति हड़बड़ा कर उठती है। बहू, ओ बहू, सुबह के 7 बज चुके हैं। ये कौन सा टाइम होता है सोकर उठने का? हमारे जमाने में तो घर की बहुएं ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरे में ही उठ जाती थी, उठकर झाड़ू पोछा पूजा पाठ सब निपटा लेती थी। और आज की बहुएं देखो, 7-7 बजे तक घोड़े बेचकर पड़ी रहती है। अरे ये क्या है? मैं तो सोच रही थी कि घर में सास नहीं है तो चैन से सोऊंगी। ये ससुर जी सुबह सुबह सास की तरह ताने क्यों मार रहे हैं? जी ससुर जी, वो रात को देर हो गई थी ना, इसलिए। बहाने मत बनाओ बहू, आज पहला दिन था तो ठीक है, लेकिन कल से ये सब नहीं चलेगा। जल्दी से तैयार होकर रसोई में आओ, सबको चाय नाश्ता चाहिए। ससुर जी ताना देकर चले जाते हैं। प्रीति जल्दी जल्दी तैयार होकर रसोई में आती है और सूजी का हलवा बनाने की तैयारी करती है। तभी ससुर राजेश जी साय की तरह उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगते हैं। बहू, ये क्या कर रही हो? सीधे डिब्बे से सूजी कढ़ाई में डाल रही हो। सूजी छानी नहीं तुमने? पहले सूजी को अच्छी तरह छान कर साफ करो, फिर हलवा बनाओ। ऐसे फूहड़पन से काम नहीं चलेगा यहाँ। हे भगवान, ये तो सूजी छानने के लिए भी टोक रहे हैं। जी पापा जी, मैं छान लेती हूँ। प्रीति सूजी छानकर कढ़ाई में घी डालने लगती है। जैसे ही वो चम्मच से घी निकालते हैं, राजेश जी फिर चिल्ला पड़ते हैं।
अरे अरे अरे, ये क्या अनर्थ कर रही हो बहू? इतना इतना घी डालोगी क्या? कोई राजा महाराजा का घर नहीं है ये जो घी की नदियां बहेंगी। थोड़ा नाप कर डाला करो। और सुनो, ये क्या पहना हुआ है तुमने? पल्लू कहाँ है तुम्हारा? घी ज्यादा जलेगा अगर बिना पल्लू के रसोई में काम करोगी तो। हे भगवान, ये कौन सी मुसीबत मोल ले ली मैंने। सास से बचने वाली थी, दाढ़ी वाली सास के चंगल में फंस गई रे पापा। अब क्या सोचने लग गई? एक बात गांठ बांध लो, हमारे घर में बहुएं ना तो जोर से चलती हैं और ना ही जोर से हंसती हैं और बोलती हैं। हमेशा बड़ों के पीछे पीछे अदब से चलना सीखो। ये ससुर जी है या साक्षात सास का भूत? मेरी तो किस्मत ही फूट गई। अपने ससुर जी की रोक टोक से परेशान होकर जैसे तैसे प्रीति अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है और दोपहर के वक्त प्रीति रसोई से फ्री होकर अपने कमरे में आती है और अपनी सहेली रिया को फोन लगाती है। और बताओ प्रीति रानी, कैसी चल रही है तुम्हारी बिना सास वाली जन्नत? तुम तो बड़े मजे में होगी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। अपनी मर्जी की मालकिन। हमारे यहाँ तो सास ने बैंड बजा रखी है। अरे ओरिया, वहाँ तेरी बैंड बजी है ना, तो यहाँ मेरी उससे भी ज्यादा हालत खराब है। मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है बहन। मेरे घर में भले ही सास नहीं है, लेकिन मेरे ससुर जी पूरी की पूरी सास हैं। हैं? क्या कह रही है? ससुर जी सास है मतलब? और नहीं तो क्या। पहला दिन है ससुराल में मेरा, और आज ही सुबह 7 बजे उठने पर ताने मारते हैं। सूजी छानने से लेकर घी के चम्मच तक पहरा है उनका। क्या पहनूं, कैसे चलूं, कितना हंसू, हर चीज में पीछे परछाई की तरह लगे रहते हैं। मेरी तो लाइफ ही खराब कर दी इन्होंने। अब भाई, तू तो बहुत मचल रही थी कि बिना सास का ससुराल चाहिए। अब ले, ससुर के रूप में जो सास मिली है ना, वो असली सास से भी भारी पड़ेगी तुझे। भुगत अब खुद ही। प्रीति की सहेली रिया भी अब उसका मजाक उड़ाती है। रात के वक्त प्रेम ऑफिस से लौटकर चेंज कर रहा है। प्रीति दरवाजा बंद करके उसके पास आती है और गुस्से में शिकायत करने लगती है। प्रेम, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आपके पापा का ये क्या बर्ताव है? वो हर छोटी छोटी चीज में मुझे टोकते रहते हैं। रसोई से लेकर मेरे कपड़ों तक उनकी जासूसी चलती रहती है। मैं कोई नौकरानी हूँ क्या इस घर में? बाबा रे, शांत हो जाओ प्रीति। देखो, इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता। पापा शुरू से ही ऐसे हैं। जब मम्मी जिंदा थी तो वो मम्मी के साथ भी हर बात में ऐसे ही रोक टोक करते थे। और तो और, जब यहाँ बुआ रहने आती है तो वो बुआ के साथ भी यही करते हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा है। अब उन्हें बदला नहीं जा सकता। तुम ही थोड़ा एडजस्ट कर लो। एडजस्ट कर लूं? मतलब मैं घुट घुट कर मर जाऊं? हे भगवान, मैंने किस मुसीबत में पैर फंसा लिया। अगले दिन शाम का वक्त, प्रीति कमरे में बैठी है, तभी उसकी माँ कविता का फोन आता है। वो बात करना शुरू ही करती है कि पीछे से ससुर राजेश जी धीरे से आकर खड़े हो जाते हैं। हेलो बेटा प्रीति, क्या कर रही हो? कैसी हो? सब ठीक ठाक है ना वहाँ? मम्मी, मैं भी बाद में बात करती हूँ आपसे। अभी थोड़ा काम है। बाद में? अरे अभी तो शाम के 6 बजे हैं। कोई है क्या तेरे पास? अरे नहीं मम्मी, कोई नहीं है। मैं बस। अरे समदन जी, नमस्कार। तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हारी बेटी हमारे घर में एकदम सही सलामत है। राज कर रही है यहाँ। हम इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। ठीक है बहू, अब फोन रख दो और जाकर देखो, रात के खाने की तैयारी करनी है। राजेश जी फोन काट देते हैं। प्रीति गुस्से और झेप के मारे लाल हो जाती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। पूरे दिन के काम से थककर रात को 11 बजे प्रीति अपने कमरे में जाती है और चैन से सांस लेने के लिए कुंडी लगाने ही वाली होती है कि अचानक बाहर से ससुर राजेश जी की जोरदार आवाज आती है। बहू, ओ बहू, जरा बाहर आना। तुमने रसोई की लाइट खुली छोड़ दी है। कितनी बार कहा है कि बिजली का बिल क्या तुम्हारा बाप भरेगा? और सुनो, टंकी भरी थी कि नहीं भरी थी? अगर रात को लाइट चली गई तो सुबह पानी के बिना दिक्कत हो जाएगी। पापा जी, मैंने लाइट बंद कर दी थी और मोटर भी बंद है। प्लीज मुझे सोने दीजिए। प्रीति वापस कमरे में आकर बेड पर बैठती है और अपनी माँ को दोबारा फोन लगाती है। हेलो माँ। फिर कहती है कि राजेश जी फिर से खिड़की के पास आकर खड़े हो जाते हैं। बहू, नल ठीक से बंद किया था ना? रसोई में पानी टपकने की आवाज आ रही है, जरा जाकर देख लो। माँ, तुम 2 मिनट रुको। मैं इस मुसीबत को झेलकर अभी आ रही हूँ। 2 मिनट में बात करती हूँ। प्रीति वापस आकर अपनी माँ से बात करके उन्हें सारी कहानी बताती है। अगले दिन दोपहर में प्रीति की माँ कविता एक बड़ा सा थैला लेकर प्रीति के ससुराल पहुंचती है। राजेश जी सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। माही और विनोद भी वहीं बैठे हैं। अरे समधन जी, नमस्कार। आइए आइए, अचानक कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ भाई साहब, सब ठीक है। बस अपनी बेटी की याद आ रही थी तो सोचा मिलाऊं और आपके लिए कुछ खास सगन लेकर आई हूँ। कविता थैले से एक चमकीली लाल साड़ी,
मैचिंग का ब्लाउज, पेटीकोट, हरी चूड़ियां और बिंदी का पत्ता निकालकर राजेश जी के हाथों में थमा देती है। प्रीति रसोई के दरवाजे से ये सब देख रही होती है। ये लीजिए भाई साहब, ये खास आपके लिए है। अरे अरे समधन जी, ये आप क्या कर रही हैं? ये साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, चूड़ियां, ये सब आप मेरे लिए क्यों लाई हैं? मेरा दिमाग तो ठीक है, आपका ठीक तो है ना? क्यों भाई साहब, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? जब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, सूजी छानने से लेकर बिजली के बिल तक, जब घर में सास का पूरा रोल आप ही निभा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि सास वाला ये सारा सामान भी आपको ही दे दूं। आखिर हक तो आपका ही बनता है ना। ये सुनते ही माही और विनोद जोर से हंस पड़ते हैं। प्रीति भी रसोई के पीछे छिपकर मुस्कुराने लगती है। राजेश जी का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है। अरे नहीं नहीं समधन जी, आप तो गलत समझ गई। मैं तो बस घर का थोड़ा ध्यान रखता हूँ। आखिर माँ नहीं है ना बच्चों की, तो मुझे ही सब देखना पड़ता है। भाई साहब, आप इस घर में बहू लेकर आए हैं, उसे भी थोड़ा अपना जीवन जीने दीजिए। वो नई नई आई है, गलती करेगी तभी तो सीखेगी। अगर आप हर वक्त उस पर सीसीटीवी कैमरे की तरह निगरानी रखेंगे, तो वो इस घर को कभी अपना कैसे मानेगी। इसी बीच प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रसोई से बाहर आती है। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास नहीं था, लेकिन समधन जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज से मैं तुम्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं टोकूंगा। ये घर तुम्हारा है, इसे अपनी मर्जी से चलाओ। कविता जी राजेश जी को समझाकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। अगले दिन सुबह 7 बजे प्रीति अपने कमरे में बिस्तर पर आराम से सो रही है। वो मन ही मन अपनी माँ को थैंक यू बोलती है कि अब ससुर जी उसके पीछे नहीं घूमेंगे। तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। बहू, अरे ओ बहू, सुबह के 7 बज गए हैं। क्या कोई तुम ऐसे ही रहोगी, सोई रहोगी? देखो जरा, आज पड़ोस की सब बहुएं उठ गई है। उनके यहाँ पूजा पाठ भी हो गए हैं और चाय नाश्ता भी बन गया है। तुम आज चाय वाय दोगी कि नहीं, या बस बिस्तर में ही पड़ी रहोगी? भगवान, मेरी माँ का मास्टर स्ट्रोक भी फेल हो गया। मेरे ससुर वाकई में पूरी की पूरी सास है। ये इंसान दुनिया बदल जाएगी पर खुद कभी नहीं बदल सकते। मेरी तो किस्मत ही खराब है। प्रीति चिढ़कर चादर फेंकती है और रसोई की तरफ भागती है, जबकि बाहर राजेश जी हाथ में घड़ी थामे खड़े मुस्कुरा रहे हैं।